हाँ जी, तो हम 7th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 7th चैप्टर का जो टाइटल है वो है क्लियरिंग। क्लियरिंग और सेटलमेंट आपको बहुत डिटेल में बताया गया है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं कवर करूँगा। मैं कवर करूँगा कितने डिफरेंट टाइप के क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं। मैं कवर करूँगा इंटरपोर्टेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग कॉरपोरेशंस क्या होती है। ठीक है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का मैकेनिज्म क्या इक्विटी डेरिवेटिव्स के लिए। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में। मार्जिनिंग सिस्टम क्या होता है इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में। फिर पोजीशन लिमिट्स क्या होती हैं और फाइनली सेटलमेंट गारंटी फंड और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड क्या होता है। समझना मेरी बात, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ थ्योरी लग सकती है। जो लोग पहली बार लाइफ में डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको पूरी शिद्दत के साथ समझें, क्योंकि मैं बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे आपको इसको समझाने वाला हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा दैट ये तो हमने ऑलरेडी मतलब कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, अच्छा, बट समझना या बोरिंग है बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन, या बहुत थ्योरेटिकल इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। कई बार होता है जब हमें समझना पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है, हम स्टार्ट करें उसके पहले हम कुछ काम करते हैं। क्या हुआ ना एक्चुअली, हुआ क्या कि एनआईएसएम ने पूरा मॉड्यूल तो लिख दिया, बट एनआईएसएम बेसिक क्लियरिंग और सेटलमेंट में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो कहीं उन्होंने कवर ही नहीं करा है। ठीक है, थोड़ा सा समझना जरा कि होता क्या है। सर सबसे पहले तो बताओ साइकिल क्या होती है। साइकिल समझ लो, मान लो ट्रेड हुआ, मतलब कैसे मैं समझाऊं आपको, मैं और आसानी से समझाता हूं। ठीक है, मान लीजिए बायर ने बाय करा, सेलर ने सेल करा। तो जब बायर ने बाय करा और सेलर ने सेल करा तो सर कुछ हुआ। क्या हुआ? सर ट्रेड हुआ। ठीक है, ये ट्रेड हुआ ना, ये ट्रेड पहले क्लियर होगा। ठीक है, सॉरी, ये ट्रेड, क्या हो गया यार हाँ, ये ट्रेड पहले क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद ये जाके सेटल होगा। ठीक है सर, आप भी ज्ञान दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये बताओ कि क्लियरिंग और सेटलमेंट में होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा देखना, जो हमारी क्लियरिंग की प्रोसेस होती है, क्लियरिंग के अंदर क्या होता है पता है? क्लियरिंग के अंदर जो डील ऑफ टर्म्स है, ठीक है, डील ऑफ ट्रेड है, टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है, टर्म्स ऑफ ट्रेड, समझना, इनको कंफर्म किया जाता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टर्म्स ऑफ ट्रेड? टर्म्स ऑफ ट्रेड मतलब प्राइस, क्वांटिटी। जितनी क्वांटिटी आपने बेच दी है क्या उतनी क्वांटिटी आपके पास है भी? ठीक है, जितनी क्वांटिटी आप खरीद रहे हो क्या उतनी क्वांटिटी खरीदने की आपकी औकात भी है? समझ रहे हो आप? ये सब क्यों किया जाता है पता है? ये सब इसीलिए किया जाता है टू कंफर्म व्हाट, टू कंफर्म द कमिटमेंट ऑफ ईच पार्टी, कि जो बायर और सेलर हैं उन लोगों का जो कमिटमेंट है वो कंफर्म तो है ना भाई। ठीक है, अच्छा अब ये चीज देखना, अब ये कौन करेगा? बायर और सेलर, ये लोग तो बेचारे अननोन एक दूसरे से। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदे 1000 शेयर, मुझे पता नहीं ना मुझे किसने बेचे, तो मैं कैसे करूंगा? तो इसमें क्या होता है पता है? इसमें एक क्लियरिंग हाउस होता है। क्लियरिंग हाउस आप इसको वैसे भी ले सकते हो, अगर आप बैंक में चेक देते हो तो वो चेक सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग में जाता है। पहले क्लियरिंग होती थी। ठीक है, क्लियरिंग होती थी मतलब क्या होते थे पहले, एक्चुअल में बता रहा हूँ, 10 साल पहले तक यही होता था। छोटे शहर में जाके जब आप इंटर ब्रांच चेक्स नहीं लिख पाते थे, मतलब कि अगर आपका अकाउंट किसी पर्टिकुलर बैंक की किसी पर्टिकुलर सिटी की किसी पर्टिकुलर ब्रांच में है, तो आप उसी ब्रांच का चेक लिख सकते हो, वो चेक हमेशा पास होने उसी ब्रांच में आएगा। अब ऐसा नहीं होता है। अब मैंने आपको चेक काट के दिया, मेरा चेक भले ही किसी भी सिटी के ब्रांच का हो, मैं कहीं से भी जाके पैसा निकाल लेता हूँ। उस टाइम पर लोग इकट्ठा होते थे, सारे ब्रांच के सारे बैंक के लोग, और आपस में जो भी चेक का लेन देन होता था वो कर लिया जाता था। ठीक है, तो क्लियरिंग में होता यही है, दैट एक क्लियरिंग हाउस होता है जो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, समझना। और ये लोग क्या करते हैं पता है? ये एक्ट करते हैं, एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ
बायर्स एंड सेलर्स, ये बायर्स और सेलर्स के बिहाफ पे एक्ट करता है, ठीक है, समझिए। तो सर ये तो समझ में आ गया क्लियरिंग क्या होती है। सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट बहुत आसान है, वो तो और ज्यादा आसान है। देखिए जरा, सेटलमेंट में क्या होगा पता है? देखो भाई, अब क्लियरिंग पूरी हो गई, तो अब शेयर ट्रांसफर होंगे। सेटलमेंट मतलब ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम सेलर्स अकाउंट टू बायर अकाउंट। परफेक्ट, समझ में आ गया। और ये जो होती है ना, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ द ट्रेड। ये किसी भी ट्रेड की एक फाइनल स्टेज है, समझना। अभी लिखवा मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि ये चीजें है ना, दीज आर नॉट अवेलेबल, ये एनआईएसएम में है नहीं, आइडली होनी चाहिए थी। अब थोड़ा सा समझना जरा कि कुछ मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं क्लियरिंग और सेटलमेंट में, ठीक है। जैसे अगर मैं टाइम की बात करता हूं, टाइमिंग, तो जो क्लियरिंग है ना, वो रियल टाइम होती है, और जो सेटलमेंट है, वो सेटलमेंट इंडिया में T+2 पे होता है, T+1 की तैयारी है, कुछ शेयर्स में T+1 पे भी हो रहा है, समझना। समझ में आ गया आपको? रियल टाइम में मतलब मैंने, अगर आपने अभी कोई स्टॉक खरीदा, तो उस स्टॉक को खरीदने के लिए आपके पास पैसा है कि नहीं है, जिसने आपको ये बेचा है उसके अकाउंट में वो स्टॉक है कि नहीं है, ये सब चीजें रियल टाइम बेसिस पे हो जाएंगी, तत्काल, तुरंत। लेकिन वो अकाउंट सामने वाले के अकाउंट से डेबिट होके मेरे अकाउंट में वो शेयर्स क्रेडिट कब होंगे, वो सेटलमेंट होगी, उसमें T+2 T+1 का टाइम मुझे लगेगा, ठीक है। तो एक तो टाइमिंग के हिसाब से डिफरेंस है। दूसरा क्या होता है पता है? डिलेज होते हैं। डिलेज कैसे होते हैं? डिलेज ऐसे होते हैं कि, समझना, रियल टाइम जैसे एनईएफटी होता है ना आपका, एनईएफटी, तो एनईएफटी आपको पता है आप जब करते हो तब तुरंत नहीं होता। क्या होता है ना, एनईएफटी जैसे ही आपने करा तो क्लियरिंग तुरंत हो जाएगी उसकी। क्लियरिंग मतलब वो देख लेगा कि आपका जो अकाउंट है उसमें रिक्वायर्ड फंड है कि नहीं है, ठीक है। आपने जो सामने वाले का अकाउंट नंबर मुझे दिया है, वो अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर वैलिड है कि नहीं है। क्लियरिंग वुड हैपन इमीडिएटली, राइट। क्लियरिंग वुड हैपन इमीडिएटली। मैं एक बार ये देख लेता हूँ, शायद कुछ अगर, अच्छा ये इस तरह से आया क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लो आप, ठीक है। क्लियरिंग तुरंत हो जाएगी, लेकिन जो सेटलमेंट होता है, जब एक्चुअल में कैश मुझे ट्रांसफर होगा, वो दैट हैपेंस आफ्टर सम टाइम। तो सेटलमेंट चूंकि बैचेस में होता है, हर एवरी 1.5 आवर, एवरी 3 आवर्स, पहले 3 घंटा होता था, शायद और रिड्यूस कर दिया उन्होंने, 1.5 1 आवर कुछ करा एनईएफटी के लिए। तो वो सेटलमेंट जो होता है वो 1 आवर में होता है। तो यहां पर डिलेज आते हैं, स्पेशली जब हम बैच सेटलमेंट में जाते हैं तब, ठीक है। और देखिए, सेटलमेंट टाइम तो जैसे मैंने आपको बता दिया, रियल टाइम होता है ये, इसमें T+1 T+2 होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा जरा देखना, आपको आई होप ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लियरिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेटलमेंट, ठीक है। पिछली क्लास में भी इतना बेहतरीन तरीके से हो नहीं पाया था जितना बेहतर तरीके से होना था, तो मैंने यहाँ वापस कवर कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 7th चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है, समझना। इसका वेटेज भी ठीक ठाक है, हम समझ लेंगे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी विल ट्राई एंड वील कंप्लीट इट थ्रू आवर नोट्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस फर्स्ट वीडियो के साथ ही नीचे ही नोट्स में इंश्योर करूंगा कि ऐड हो जाए, नहीं होंगे तो आप कमेंट में शोर मचाई देना, ठीक है, तो फिर ऐड हो जाएंगे। क्लियरिंग करने के लिए एक क्लियरिंग कॉरपोरेशन बनाया गया, ठीक है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या है? ये लीगल काउंटर पार्टी है। व्हाट डू मीन बाय लीगल काउंटर पार्टी? इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्टीज अमंग द क्लियरिंग। क्लियरिंग में क्या 3 पार्टी होती है? बिल्कुल 3 पार्टी होती है। कौन होता है? एक बायर होता है, एक सेलर होता है, और एक क्लियरिंग कॉरपोरेशन होता है। तो जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है उसको भी लीगल पार्टी माना गया, ठीक है, फॉर ऑल ट्रेड इन दिस सेगमेंट एंड गारंटीज देयर फाइनेंशियल सेटलमेंट। ये क्या करती है? क्लियरिंग कॉरपोरेशन लीगल काउंटर पार्टी है सभी ट्रेडों की इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट मतलब एफएनओ में, और ये गारंटी करती है कि पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर ट्रांजेक्शन हुआ है तो, ठीक है।
मेन एक्टिविटीज क्या है? 3 मेन एक्टिविटीज है क्लियरिंग मेंबर्स की। नंबर 1 क्लियरिंग कराना, नंबर 2 सेटलमेंट कराना, नंबर 3 रिस्क को मैनेज करके रखना। ठीक है, क्लेम क्लियरिंग और सेटलमेंट जो होता है एफएनओ में, ठीक है, ये मैनेज कौन करता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मैनेज करता है। किसके सपोर्ट से मैनेज करता है? दो लोग, क्लियरिंग मेंबर और क्लियरिंग बैंक। समझने इधर ध्यान से, इसमें कंफ्यूजन आएगा। जैसे मान लो मेरा अकाउंट जीरोधा में, मैं तो बायर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। मैंने एक बाय ऑर्डर डाला मेरे जीरोधा प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अब जीरोधा जो है ना, जीरोधा, आपको याद है लास्ट चैप्टर में मैंने समझाया था, जीरोधा या तो क्लियरिंग मेंबर होगा या फिर जीरोधा को कोई क्लियरिंग मेंबर हायर करना पड़ेगा। तो मान लीजिए जीरोधा जो है वो जीरोधा क्लियरिंग मेंबर है। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि वो क्लियरिंग मेंबर है, और है भी वो। तो एक तो हो गया क्लियरिंग मेंबर, ठीक है। जो मेन हमारे जो बड़े पापा हैं वो है क्लियरिंग कॉरपोरेशन। ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन है। एक और इसमें काउंटर पार्टी है, वो है क्लियरिंग बैंक। ठीक है, मान लीजिए ये जो मेरे बाय करे हुए 1,000 रिलायंस के शेयर्स हैं, समझना, ये एंजल ब्रोकिंग में किसी का अकाउंट था, उसने मुझे बेचे। एक्सचेंज को तो पता है, आपको पता नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, वो भी क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास आया। तो इसको अपन बोल देते हैं क्लियरिंग मेंबर नंबर 2। ये सेलर का क्लियरिंग मेंबर है, ठीक है। तो कौन 3 बड़ी पार्टीज मेजर इन्वॉल्व है क्लियरिंग में? नंबर 1 एक एक तो सर क्लियरिंग मेंबर इन्वॉल्व है, ठीक है, ये नंबर 1 पार्टी हो गई। नंबर 2 पार्टी हो गई क्लियरिंग बैंक्स इन्वॉल्व है। नंबर 3 पार्टी हो गई क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व है। सर ये होगा कैसे, वो समझाओ। ठीक है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या बोलता है पता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बोलता है देखो मैं एम्पायर हूं, ठीक है, मैं पैसा हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं कृष्ण हूं, बिना हथियार उठाए पूरी लड़ाई में लड़वा दूंगा, ठीक है, बट आई विल नॉट टच योर मनी। समझना 1 मिनट के लिए, प्लीज अंडरस्टैंड। आपको क्या करना है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ने एक बैंक के साथ टाई अप किया हुआ है, आप दोनों पार्टीज को वहां पर जाके अकाउंट ओपन करना है। तो वो जो बैंक है जहां पर आपने दोनों पार्टीज ने अकाउंट ओपन करवाया है, वो बैंक होगा क्लियरिंग बैंक। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ये बोलेगा कि आपको मुझे ये अधिकार देना पड़ेगा कि मैं आपके अकाउंट को जब चाहे तब डेबिट कर दूं और जब चाहे तब क्रेडिट कर दूं। मतलब जब चाहे तब, यानी डेफिनेटली फॉर गुड रीजंस ओनली, राइट। तो ये बोनाफाइड राइट मैंने एक बैंक में एसबीआई में अकाउंट ओपन करा, ठीक है, जीरोधा ने एसबीआई में से फॉर एग्जांपल अकाउंट ओपन करा, एंजल ब्रोकिंग ने भी एसबीआई में अकाउंट ओपन करा, तो एसबीआई क्या बन गया? क्लियरिंग बैंक बन गया। अब जीरोधा सिंस बाय कर रहा है अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, तो जीरोधा का जो एसबीआई का अकाउंट है उसमें से पैसा कट जाएगा, और वो पैसा कहां जाएगा? वो पैसा एंजल ब्रोकिंग के जीरोधा एसबीआई अकाउंट में चला जाएगा। सिंपल सी बात है यार, इट्स वेरी सिंपल, राइट। ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम है, ठीक है। तो 1 मिनट अपन और देखते हैं आगे। तो अभी भाई क्लियरिंग क्या करता है और क्या की फंक्शंस हैं उनके? क्लियरिंग मेंबर हैंडल क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फॉर ट्रेडिंग मेंबर्स, ठीक है। लोग दोनों भी बनते हैं, ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर, आपको भी पता होगा, जीरोधा दोनों है से फॉर एग्जांपल। इनके क्या की फंक्शंस है, किनके क्या की फंक्शंस है क्लियरिंग मेंबर के? नंबर 1, ये क्लियरिंग करते हैं ट्रांजेक्शन्स की, ये पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं कि ये सेटल होने के लिए वैलिड है कि नहीं है। फिर ये एक्चुअल सेटलमेंट भी परफॉर्म करते हैं। फिर ये क्या करते हैं पता है? ये पोजीशन पे लिमिट लगाते हैं और उनको मॉनिटर करते हैं। अपन बात करेंगे अभी लिमिट्स क्या होती है, मार्जिन लिमिट होती है, ठीक है, उस पर अपन बात करते हैं आगे, ताकि रिस्क मैनेज रहे। क्योंकि एफएनओ का तो ब्यूटी ही है ना, एफएनओ में लोग, एफएनओ में क्यों इतने उत्सुक हैं, क्यों इतने उतावले? अभी रिसेंटली सेबी ने अपना नया एफएनओ पे रिपोर्ट रिलीज करा है। सेबी फिर वही बोल रहा है 95% ऑफ द पीपल आर लूजिंग मनी, लेस देन 1% ऑफ द पीपल हु ट्रेडेड इन एफएनओ would end up making more than 1 lakh rupees in a financial year, right? तो एफएनओ के प्रति इतनी ज्यादा एक इंटरेस्ट क्यों लोगों का? क्योंकि आपके पास अगर 100 रुपया है तो एफएनओ आपको 1000 रुपए का ट्रेड करने के लिए, 1000 रुपए की पोजीशन लेने के लिए आपको अलाउ कर देता है, राइट। देखिए क्लियरिंग बैंक्स जो हमने वहां से एसबीआई देखा था, फंड सेटलमेंट इन एफएनओ सेगमेंट अकर्स थ्रू क्लियरिंग बैंक, ठीक है। क्लियरिंग मेंबर्स मतलब जीरोधा और एंजल ब्रोकिंग,
मस्ट ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट विथ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन डेजिग्नेटेड क्लियरिंग बैंक। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का डेजिग्नेटेड क्लियरिंग बैंक कौन है? एसबीआई। तो हम यहां लिख देते हैं 1 मिनट के लिए कि भाई मेरे केस में एसबीआई है, ठीक है। क्लियरिंग मेंबर्स, क्लियरिंग मेंबर्स मेरे केस में कौन है? जीरोधा है और साथ में एंजल है। समझना अब क्या बोलता है पता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का अगर आपको मेंबर बनना है, सर क्या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का मेंबर बनना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। सोचो आप, मान लो कोई सेंट्रलाइज्ड बॉडी है ही नहीं बीच में, है ना, तो जीरोधा क्या करेगा? जीरोधा के क्लाइंट ने जब बाय ऑर्डर डाला, तो आप ये बोलना चाह रहे हो फिर कि सर सेल ऑर्डर अगर एंजल ब्रोकिंग से आया है तो जीरोधा डायरेक्टली एंजल ब्रोकिंग के पास जाएगा, फिर अगला सेल ऑर्डर मान लो जो सेल करा है जिसने जीरोधा के क्लाइंट को, वो आईएफएल से आया है तो जीरोधा फिर आईएफएल जाएगा, फिर जीरोधा ने बाय करा और सेल करा एडलबीज ने। ऐसा थोड़ा ना कि यही करते रहेंगे क्या? सेंट्रलाइज्ड बॉडी बना दी ना। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का अगर मेंबर बनना है तो आपकी औकात क्या होनी चाहिए वो समझ लो पहले। वो बोलता है कि आपकी जो नेटवर्थ है वो 3 करोड़ होना चाहिए अगर आप दूसरों के लिए डील कर रहे हो तो, मतलब अगर आप नॉर्मल ब्रोकर हो तो। आपकी नेटवर्थ 1 करोड़ रुपीज होना चाहिए अगर आप खुद के लिए डील कर रहे हो तो। समझिए बात ध्यान से, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 50 लाख रुपए रहेगा जो मेरे पास पड़ा रहेगा, ठीक है। और जो इंक्रीमेंटल डिपॉजिट है, ठीक है, वो 10 लाख रुपए रहेगा फॉर ईच एडिशनल ट्रेडिंग मेंबर दे क्लियर फॉर। अगर आप मान लीजिए आप सिर्फ क्लियरिंग मेंबर हो और आप मल्टीपल ट्रेडिंग मेंबर्स को केटर करते हो, उनके बिहाफ पे आप क्लियरिंग कर रहे हो, तो हर नए ट्रेडिंग मेंबर के लिए आपको 10 लाख रुपए का डिपॉजिट और ऐड करना पड़ेगा। समझना सर अब ये क्या है, इसका लॉजिक क्या है, क्यों 300 लाख, क्यों 400 लाख नहीं, क्यों 50 लाख, क्यों 60 लाख नहीं? दिस इज द लॉ, ठीक है। जब लॉ है तो लॉ तो भाई अपने हिसाब से ही जाएगा, ठीक है, और लॉ अपने हिसाब से ही चलता है। आपको एज इट इज स अक्षर जिसको बोलते हैं इन वर्ड एंड स्पिरिट हमें इसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। समझिए इधर क्लियरिंग मैकेनिज्म होता क्या एग्जैक्टली ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है ये करती क्या है, ठीक है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करती पता है? वो कैलकुलेट करती है और एग्रीगेट कर देती है। एग्रीगेट मतलब कंसोलिडेट कर देती है क्या? ओपन पोजीशंस ऑफ ऑल ट्रेडिंग मेंबर्स टीएम्स एंड कस्टोडियल पार्टिसिपेशन अंडर क्लियरिंग मेंबर, ठीक है। अंडर क्लियरिंग मेंबर समझना, जो भी ओपन पोजीशन है ट्रेडिंग मेंबर्स की और कस्टोडियल पार्टिसिपेंट्स मतलब जिन लोगों के साथ सेटलमेंट करना है, they have bought the share for delivery, say for example, right? So with proprietary trades netted buy sell the client trade summed per client। मैं बता देता हूं आपको, ये मैंने पूरा एग्जांपल दिया हुआ यहां पर, ठीक है। इधर फॉर अ क्लियरिंग मेंबर एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड करके क्लियरिंग मेंबर है विथ ट्रेडिंग मेंबर क्लियरिंग थ्रू हिम एबीसी एंड पीक्यूआर। मतलब सिंपल सी बात है, ऐसा मान लो आपकी एबीसी एक ब्रोकर है, पीक्यूआर एक ब्रोकर है, ये दोनों ब्रोकर्स के पास क्लियरिंग मेंबरशिप नहीं है, ठीक है, ये लोग ट्रेडिंग मेंबर्स हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड करके क्लियरिंग मेंबर है उसके पास अपने अपने ट्रेड लेके आएंगे। अब देखो क्या होता है, प्रोप्राइटरी पोजीशन का क्या मतलब होता है? प्रोप्राइटरी पोजीशन का मतलब ये होता है कि मैंने मेरे लिए एक पोजीशन ली है, तो मेरे पास 4,000 की बाई क्वांटिटी है निफ्टी 50 के जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की और 2,000 की सेल क्वांटिटी है। 4,000 की बाय है, 2,000 की सेल है, तो जो मेरी नेट क्वांटिटी है वो 2,000 ही होगी। बिल्कुल ठीक है। वैसे ही पीक्यूआर का पीक्यूआर का निफ्टी 50 का कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? 2,000 की बाय क्वांटिटी है और 3,000 की सेल क्वांटिटी है, तो जो पीक्यूआर है वो प्रोप्राइटरी पोजीशन में नेट 1,000 शॉर्ट में खड़ा हुआ है और एबीसी जो है वो प्रोप्राइटरी पोजीशन में नेट 2,000 रुपए लॉन्ग में खड़ी हुई है, ठीक है। फिर देखिए आगे, थोड़ा सा देखिए आगे, निफ्टी 50 में फिर क्या है? क्लाइंट नंबर 1 एबीसी का जो पहला क्लाइंट है उस क्लाइंट का 300 का बाय है, 1,000 का सेल है, 3,000 का बाय है, 1,000 का सेल है, तो नेट 2,000 की क्वांटिटी पे बाइंग खड़ी हुई है, ठीक है।
वैसे ही इसका नीचे में 2000 का बाय है, 1000 का सेल है, तो नेट 1000 के बाय पे क्वांटिटी खड़ी हुई है। क्लाइंट 2 के लिए भी इतना ही। अब इन्होंने क्या करा पता है, ये सारी की सारी पोजीशंस को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बस एग्रीगेट कर देता है। एग्रीगेट कैसे करता है, देखो एबीसी पे ध्यान दो, ठीक है, एबीसी पे ध्यान दो। एबीसी में क्या हो रहा है अभी, एबीसी में नेट क्वांटिटी 2000 की बाय, ठीक है, फिर नेट क्वांटिटी 2000 की बाय, फिर नेट क्वांटिटी 2000 की बाय। तो टोटल एबीसी कितने पे लॉन्ग हुआ, 6000 क्वांटिटी पे लॉन्ग हुआ। पीक्यूआर का देख लो, 1000 का शॉर्ट, ठीक है, 1000 का लॉन्ग, मतलब ये जीरो हो गए, और फिर 1000 का शॉर्ट। तो इसने क्या करा पता है, 1000 का एक लॉन्ग है और 2000 के शॉर्ट है, मतलब वही नेट 1000 का शॉर्ट है। तो अगर आप ये देखोगे तो एग्जैक्टली ये आएगा, ये पोजीशन आपको क्लियर करके मिल जाएगी, ये पोजीशन क्लियरिंग बैंक के पास जाएगी और क्लियरिंग बैंक इसको सेटल कर देगा कि एबीसी जो है वो नेट 6000 लॉन्ग है, पीक्यूआर जो है वो नेट 1000 लॉन्ग है, शॉर्ट में एबीसी 0 पे शॉर्ट है और पीक्यूआर 2000 पे शॉर्ट है। तो जो एक्स वाई जेड है, जो मेरा क्लियरिंग मेंबर है मेन, उसका टोटल पोजीशन 7000 का शॉर्ट लॉन्ग है और 2000 का शॉर्ट है। मतलब ये पर्टिकुलर एक्स वाई जेड क्लियरिंग मेंबर जो है 5000 रुपीज से लॉन्ग चल रहा है मेरे अकाउंट्स में। ये काम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है। सर क्या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कोई रेगुलेटरी बॉडी है? बिल्कुल रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। इनफैक्ट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इसके लिए करता है, मतलब आई थिंक शायद शेयर्स के लिए भी करते होगा, बट आई एम प्रीटी श्योर कि वो चेक्स के लिए तो करता ही करता है, फंड ट्रांसफर के लिए तो करता ही करता है, ठीक है। अब इंटरपोर्टेबिलिटी का क्या मतलब है, समझना। जैसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसकी मोनोपोली तो आज स्टेब्लिश हुई है मार्केट में, पहले इतना हाई मोनोपोली थोड़ा ना था। पहले तो छोटे छोटे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होते थे। तो क्या होता था, अगर जीरोधा वाला बंदे ने किसी एक पर्टिकुलर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पे क्लियरिंग करवाता है, ठीक है, तो वो उसी बंदे से बाय या सेल कर सकता है जो बंदा उसी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पे बाय या सेल क्लियरिंग करवाता हो। मतलब मैं समझा नहीं। जैसे मान लो जीरोधा है, जीरोधा ने, जीरोधा के पास क्लियरिंग मेंबरशिप नहीं है, तो जीरोधा ने क्या करा, बाकेलाल बिहारी लाल क्लियरिंग कंपनी के ऊपर अपना क्लियरिंग मेंबर अकाउंट ओपन कर लिया। अब जीरोधा किसी से भी जब बाय शेयर सेल करेगा शेयर्स को, तो वो उसी व्यक्ति के साथ ट्रेड में इंटर हो सकता है जिस इंसान ने भी अपना क्लियरिंग अकाउंट बाकेलाल बिहारी लाल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ ओपन कराओ। तो क्या हुआ पता है, पहले हर स्टॉक एक्सचेंज का अपना अपना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन था खुद का। तो उससे क्या होता था कि अगर मैंने एनएससी पे बाय करा तो मैं बीएससी पे नहीं खरीद सकता, बीएससी पे बाय करा तो एनएससी पे नहीं खरीद सकता। फिर क्या होगा, जो ब्रोकर्स होते थे, ब्रोकर्स को एनएससी के लिए अलग क्लियरिंग बैंक में ओपन अकाउंट ओपन करना है, बीएससी के लिए अलग क्लियरिंग बैंक में अकाउंट ओपन करना है, एमसीएक्स के लिए अलग क्लियरिंग बैंक में अकाउंट ओपन करना है। तो उनके साथ क्या दिक्कत आ जाती थी, कैपिटल बहुत ज्यादा लग जाएगी, इनएफिशिएंट कैपिटल फालतू पड़ी हुई है ना। तो 2018 में सेबी ने क्या करा, सेबी ने बोला कि यार ये क्या अलग अलग भसड़ लगा रखी है, अपन तो इंटर ऑपरेटिबिलिटी कर देते हैं। जैसे पोर्टेबिलिटी था ना कि सिम पोर्ट कर दो, तो यहां पर हो गया इंटर ऑपरेटिबिलिटी। इंटर ऑपरेटिबिलिटी मतलब आपका अकाउंट किसी भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में, उससे फर्क नहीं पड़ता। ब्रोकर जो है अब उसको अलग अलग क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में, अलग अलग एक्सचेंजेस की क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में अकाउंट ओपन कर दो, आपके बीएससी के ट्रांजेक्शन भी वहां से सेटल हो जाएंगे, आपके एनएससी के ट्रांजेक्शन भी वहां से सेटल हो जाएंगे, आपके एमसीएक्स के ट्रांजेक्शन भी वहां से सेटल हो जाएंगे, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या आया, डेफिनेटली एडवांटेज आया कि ट्रेडिंग कॉस्ट जो थी वो कम हो गई। किसकी ट्रेडिंग कॉस्ट कम हुई, समझना, आदमी लोगों की। कारण क्या था, पहले ब्रोकर को दो तीन अलग अलग अकाउंट्स में फंड रखना पड़ता था, तो उसका मार्जिन लिमिट ज्यादा था। उसको एक ही जगह अगर फंड रखना पड़ रहा है, ओनली नीड टू मेंटेन मार्जिन विद वन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, इट इज गुड। इट इज अ एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल बाय कंसोलिडेटिंग द मार्जिन एंड कोलैटरल। एक ही जगह अब इकट्ठा हो रहा है। कंटिन्यूअस ट्रेडिंग इज पॉसिबल इवन इफ वन एक्सचेंज हैज इशू। पहले क्या होता था, अगर मान लो बीएससी का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है और बीएससी के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में कोई इशू आ गया, तो आप ट्रेड ही नहीं कर सकते क्या? ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, अब कहीं भी कर दो आप ट्रेड, क्योंकि वो क्लियर तो हो ही जाएगा। कंप्लायंस सिंप्लीफाइड हो गए, और डेफिनेटली सिंस इकोनॉमीज ऑफ स्केल आया है, अब मैं बहुत ज्यादा चीजें कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरी प्राइसिंग भी बेटर हुई है। जो भी खर्चे होते हैं वो खर्चे बेटर हुए,
क्योंकि अब होलसेल में काम हो रहा है रादर देन रिटेल में। ठीक है, थोड़ा सा देखिए जरा आगे, सेटलमेंट मैकेनिज्म समझना क्या होता है। ठीक है, मैं पहले आपको समझा देता हूं कि मार्क टू मार्केट होता क्या है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली exactly। ठीक है, 2 मिनट समझना, मैं यहां पर आपको बताता हूं दैट व्हाट इज मार्क टू मार्केट। ठीक है, समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है जीरोधा में, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में आपके 5 लाख रुपए डिपॉजिट है, आपने 5 लाख रुपए डाले। ठीक है, आपने ट्रांसफर करा अपने बैंक अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करा। ठीक है, अब आपने क्या करा पता है, आपको खरीदना है आईटीसी का शेयर, फ्यूचर्स खरीदना है, मान लीजिए फ्यूचर्स खरीदना आईटीसी के, अक्टूबर के फ्यूचर्स खरीदना है। ठीक है सर, अक्टूबर के फ्यूचर्स खरीदे आईटीसी के, कितने, क्या खरीदा आपने, आपने आईटीसी के फ्यूचर्स खरीदे, मान लीजिए 2000 शेयर्स का फ्यूचर खरीदा आपने, एक लॉट खरीदा, 1 लॉट एट द रेट ऑफ ₹500। ठीक है, इसके लिए जैसे ही आपने ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट किया, समझना मेरी बात, 1 मिनट समझना, जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट किया, अभी हम डे 0 पे ही खड़े हैं, यहां मैं लिख देता हूं डे 0। ठीक है, द मोमेंट वी हैव एग्जीक्यूटेड द ट्रांजेक्शन, आप देखो ट्रांजेक्शन की टोटल वैल्यू कितनी बन रही है यहां पर पहले। ठीक है, ट्रांजेक्शन की टोटल वैल्यू बन रही है यहां पर 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन, आपने 10 लाख रुपए के बराबर के शेयर्स उठा लिए, क्योंकि 2000 शेयर अगर आप इक्विटी में उठाते कैश में तो आपको 10 लाख रुपए लगते, लेकिन चूंकि आपने फ्यूचर्स उठाए हैं, ठीक है, तो आपका मार्जिन लग गया। मार्जिन कितना लगा सर, मान लो यहां लिख देते अपन, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज से फॉर एग्जाम्पल 1,25,000 रुपीज। ठीक है, तो मेरा डे 0 पे जो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस आया वो कितना आया, 5 लाख रुपए तो थे मेरे पास, 1,25 का तो मार्जिन ब्लॉक हो गया होगा ना, क्योंकि मैंने तो पोजीशन खड़ी कर दी है, मैंने बाय कर लिया है, तो मार्जिन 1,25 का ब्लॉक हो गया। तो अब मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में फ्री कैपिटल कितनी बची है, फ्री कैपिटल मेरे पास बची है 3,75,000 की। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब क्या हुआ, अब आया डे 1, सॉरी डे 1, आज मैंने एक दिन पहले डॉट 3:30 बजे खरीद लिया था। अब डे 1 आया, डे 1 के ओपनिंग पे ओपनिंग ट्रेडिंग कैपिटल कितनी है अपने पास, अपने पास ओपनिंग ट्रेडिंग कैपिटल 375 वाली यही है, जो पिछली बार की क्लोजिंग है वो इस बार की ओपनिंग बनेगी। ठीक है, बट हुआ क्या, ड्यूरिंग द डे, समझना, ड्यूरिंग द डे आईटीसी का जो प्राइस था, आईटीसी प्राइस फेल बाय ₹5। समझिए इधर क्या हुआ, आईटीसी आपने कितने पे खरीदा था, आपने ₹500 पे खरीदा था, कितने शेयर्स खरीदे थे आपने, 2000 शेयर्स खरीदे थे, आईटीसी का प्राइस ₹5 गिर गया। ठीक है, जरा नोशनल लॉस कितना हुआ है कैलकुलेट करना, नोशनल लॉस कितना हुआ है, नोशनल लॉस है 2000 शेयर है इंटू 500 -5, सॉरी इंटू 5, 500 -5 नहीं है, इंटू -5, बस दैट्स इट। दैट विल बी 10,000 रुपीज। ये मेरा लॉस हो गया ना, अभी दिख रहा है ना लॉस, खड़ा हुआ है सर, लॉस है, क्या बात कर रहे हो। क्या करेगा पता है आपका, जैसे ही होगा ना ऑटोमेटिक कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जब तक मार्केट खुला रहता है ये एडजस्टमेंट होता रहता है। आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है ना, अब वो 375 से रिड्यूस होके 3,65,000 हो जाएगा। ओहो, इसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट करना। समझ में आया आपको क्या हो रहा है, मैं एक बार फटाफट रिपीट करता हूं, देखो मेरे पास 5 लाख रुपए थे, मैंने मेरे सेविंग अकाउंट से डीमैट अकाउंट में डाले, डन सर।
उसके बाद मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में डाले, डन सर। आपने क्या करा, हमने आईटीसी का एक फ्यूचर खरीद लिया। उस आईटीसी के फ्यूचर को खरीदने के लिए 1,25,000 की मार्जिन रिक्वायरमेंट थी, तो 5 लाख रुपए तो मेरे पास कैश थे। 1,25,000 रुपए फ्यूचर के बाहर गए तो बचा कितना, 3,75,000 का बचा। फिर 3,75,000 जो था ड्यूरिंग द डे, अगले दिन क्या हुआ, 3,75,000 मेरी ओपनिंग कैपिटल थी। अगले दिन ड्यूरिंग द डे आईटीसी का प्राइस 5 रुपए से गिर गया। मैंने 500 रुपए में 2,000 शेयर लिए थे, 5 रुपए से शेयर प्राइस गिरा, 495 हो गया है। अगर अब 495 हो गया तो मेरी 5 रुपए एक शेयर पे नुकसान है, 2,000 शेयर पे मेरा 10,000 रुपए का नुकसान है। तो ये जो 10,000 का नुकसान है ना, ये आज ही ब्लॉक हो जाएगा मेरे ट्रेडिंग अकाउंट कैपिटल से। मतलब जो 375 की ओपनिंग कैपिटल थी वो ऑटोमेटिकली कम होके 365 की हो जाएगी। समझना इधर ध्यान से, प्लीज अंडरस्टैंड। एंड विदड्रॉवेलेबल बताता हूं मैं, है ना, ये मैं इंट्रोड्यूस क्यों कर रहा हूं वो बताता हूं। विदड्रॉवेलेबल बैलेंस जो आपका है, जितना आप निकाल सकते हो वो 3,65,000 ही रहेगा, जितना आप विड्रॉ कर सकते हो। समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। लेकिन मान लीजिए केस 2 हो जाए, केस नंबर 2 में क्या हुआ, ओपनिंग ट्रेडिंग कैपिटल पहले बता दो कितनी है। ओपनिंग ट्रेडिंग कैपिटल 3,75,000 है, ठीक है। फिर हुआ आईटीसी वेंट अप बाय ₹10, आईटीसी का प्राइस 10 रुपए बढ़ गया, ठीक है, 10 रुपए बढ़ गया। तो मुझे प्रॉफिट हुआ क्या, प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, नोशनल प्रॉफिट हुआ। नोशनल प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000 शेयर्स थे इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20,000, 20,000 का नोशनल प्रॉफिट हुआ सर, डन। एंड ऑफ द डे का गेम बताओ आप, तो ट्रेडिंग कैपिटल कितनी हो गई, ट्रेडिंग कैपिटल 375 तो था, प्लस 20,000 उसमें और ऐड हो गया, तो 3,95,000 हो गया। लेकिन जो विथड्रॉवेलेबल अमाउंट है वो मेरा 375 ही रहेगा। कारण क्या है पता है, आप वो 20,000 का प्रॉफिट अभी अकाउंट से निकाल के बैंक में थोड़ा ना ट्रांसफर कर सकते, अभी ट्रेड क्लोज नहीं हुआ है ना। कर देना, अगर अभी तू 10 रुपए ऊपर पे ट्रेड क्लोज कर देगा तो तेरे अकाउंट में जो विड्रॉलेबल अमाउंट है वो बढ़ के 395 हो जाएगा। ये जो एक्टिविटी होती है, इस एक्टिविटी को बोला जाता है मार्क टू मार्केट करना। अब जरा आप देखिए कि क्या होता है मार्क टू मार्केट, आपको सब तुरंत समझ में आएगा। देखना, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर कैलकुलेटेड एज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड प्राइस दैट इज 500 रुपीज का आईटीसी का शेयर, मैं लिख देता हूं यहां पर 500 रुपए का आईटीसी का शेयर, एंड डेज सेटलमेंट प्राइस दैट इज फर्स्ट केस के अंदर 495। ठीक है सर, समझ में आ गया। क्लियरिंग मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड सेटलिंग द डेली एमटीएम प्रॉफिट्स एंड लॉस इनकर्ड बाय ट्रेडिंग मेंबर्स, ठीक है। The clearing member who suffer the loss is required to pay MTM loss amount। हाँ, तो पे ही तो करा मैंने, मेरा जब लॉस हुआ फेल बाय, तो मैंने पे कर दिया ना आपको। ये आपने 375 का बैलेंस कम करके 365 करा तो था, करा ना आपने 365, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बातें कर दिया तो, ठीक है। विच इज पास्ड ऑन टू द क्लियरिंग मेंबर हु हैज मेड एमटीएम प्रॉफिट। और ये किसको पास ऑन हो गया, जिसने लॉस करा उसके अकाउंट से कट गया, और किसके अकाउंट में आ गया, जिसने प्रॉफिट करा है। वो निकाल नहीं सकता पैसा भी, जिसने प्रॉफिट करा है वो अमाउंट, है ना, ध्यान रखना है। और अगले दिन से क्या होता है, अगले दिन से नई घोड़ी नया दाम। मतलब जैसे एक दिन पहले दिन अगर आईटीसी का प्राइस 5 रुपए गिरा और अगले दिन फिर 5 रुपए गिर गया, तो अगले दिन का आपका क्लोजिंग जो ट्रेडिंग बैलेंस होगा वो 365 की जगह 355 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, कोई इसमें बहुत ज्यादा ऐसी बात है नहीं, ठीक है। डेली प्राइस सेटलमेंट, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसका जो सेटलमेंट होता है लास्ट में, वो क्या होता है, आखिरी के 30 मिनट का जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है, उस प्राइस पे ये सेटल होता है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मतलब कि 2,000 की क्वांटिटी बिकी 495 पे, और 1,000 की क्वांटिटी बिकी 500 रुपए पे, तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज कितना हुआ यहाँ पर, 495 को मैं 2 का वेट दूंगा और 500 को मैं 1 का वेट दूंगा, सिंपल सी बात है,
ठीक है, जो नॉन ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका कैसे कैलकुलेट करा ये दिखाया गया है, बट इट इज रियली नॉट रिलेवेंट। ठीक है, डेली एमटीएम सेटलमेंट, जो डेली एमटीएम सेटलमेंट होता है वो कैश में होता है। कैश में होता है मतलब जो हमने दिखाया था, कैश में होता है मतलब कि हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है या हमारे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, और जो टाइमिंग होती है पे इन पे आउट जो होता है, ठीक है, वो कब होता है? वो होता है अगले दिन मार्केट खुलने के पहले, बिफोर द मार्केट आवर्स ऑन द नेक्स्ट डे, तब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। वैसे यूजुअली थोड़ा और डिले हो जाता है, बट ठीक है। तो ये तो हो गया एमटीएम सेटलमेंट। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर होता है फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट मतलब जिस दिन आपने ट्रेड क्लोज कर दिया। अब जब आप ट्रेड क्लोज करोगे तो आपके अकाउंट में एक्चुअल पैसा आएगा, या तो कैश आएगा, या तो कैश आएगा या फिर स्टॉक की डिलीवरी आएगी, दोनों में से कोई एक चीज आएगी। ठीक है, तो उस दिन भी क्या होता है, सारी की सारी पोजीशन मार्क टू मार्केट कर दी जाती है जी आपके एग्जिट प्राइस पे। ठीक है, सेटलमेंट का जो ऑब्लिगेशन है वो क्रिएट कर दिया जाता है कि भाई कितना रुपए किसको देना है, किससे लेना है। और फिर क्या होता है, पे इन पे आउट होता है। सिंपल सी बात है। अगर फाइनल सेटलमेंट होता है, समझना, फिजिकली फ्यूचर खरीद ले रहे हो सामने वाले से, ऑप्शन लिया आपने मान लो, और वो कैश में सेटल ना करते हुए फिजिकली ले रहे हो, तो सेटलमेंट प्रोसीजर रन हो जाएगी T+1 की। सेटलमेंट ऑब्लिगेशन जो लॉन्ग फ्यूचर है वो बाय का रिजल्ट करेगा, और शॉर्ट है वो सेल करेगा। सिंपल सी बात है। डिलीवरी पोजीशन मतलब इट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी। ये जो एग्जाम्पल है मैंने आपके लिए दिया है कि लॉन्ग फ्यूचर है तो एमटीएम क्या होगा, शॉर्ट फ्यूचर है तो एमटीएम क्या होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप करेंगे। ठीक है जी, अपन आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। इसके बाद मैं आपको फिर मिलूंगा अगले सेशन में। डोंट वरी, अब सेशन हर एक एक दिन के गैप पे आएंगे। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूं अगले सेशन में। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।